तो पहले चैप्टर में अपन ने क्या पढ़ा था? मैटर पढ़ा था। मैटर में अपन ने क्या पढ़ा था? मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हमने देखा था कि मैटर किस तरीके से बनता है। मैटर सबसे पहले हमने देखा था कि मैटर कहते किसको हैं? एनीथिंग दैट इज मास, और उसकी खुद की क्या होनी चाहिए? वॉल्यूम होनी चाहिए। तो तुम देखो कि सबसे पहले मैटर समझना बहुत ज़रूरी था, उसके बाद ही हम उसके बारे में कुछ आगे बात कर पाएंगे। मैंने तुमको बताया था कि पहले चैप्टर में हम मैटर की क्या पढ़ने वाले हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ने वाले हैं। और याद करो, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में अपन ने क्या बताया था? इसका एग्जाम्पल लेके बताया था कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ हैं जिसको सब कोई देख के बता सकता है, पर केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी होती हैं? जिसको बताने के लिए आपको थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे, उसके साथ समय बिताना पड़ेगा। तो अब हम इस चैप्टर में क्या देखने वाले हैं कि मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो चुकी है, अब हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। अब तुम देख रहे हो कि इसका मतलब समझ में आ रहा है? इज मैटर अराउंड अस प्योर? तो मैटर क्या है वो हमको समझ में आता है। अराउंड मतलब हमारे आसपास, और अस तो मतलब हम, तो वो बोल रहा प्योर। अब इस चैप्टर का जो पूरा का पूरा खेल होने वाला है वो इस शब्द पे होने वाला है कि मैटर जो है वो हमारे आसपास प्योर है कि नहीं है, और अगर प्योर है तो प्योर किसको कहते हैं, और अगर प्योर नहीं है तो कैसे नहीं है। क्योंकि अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? साइंस पढ़ने वाले हैं। हम डेली लाइफ की तरह चीज़ों को बोल नहीं सकते कि हाँ बस ऐसा होता है। तुमको याद होगा कि मैंने तुमको बताया था कि जब हम साइंस पढ़ते हैं, याद करो मोशन चैप्टर में मैंने बताया था, क्या बताया था कि कोई भी चीज़ चल रही है तो वो मोशन है। बट याद करो अपन ने क्या बोला था कि अब हम साइंस पढ़ रहे हैं, सिर्फ चल रही है उसको मोशन नहीं बोलेंगे, उसकी प्रॉपर क्या होनी चाहिए? एक डेफिनेशन होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी हम क्या देखने वाले हैं कि अगर हम बात कर रहे हैं प्योर है कि नहीं है, तो उसको हम क्या करेंगे? अब डिफाइन करेंगे, क्योंकि तभी तो हम बता पाएंगे कि साइंस हमको क्या सिखाना चाह रही है। और साइंस हमेशा क्या करती है? डिफाइन करती है। समझ में आ रहा है तुम लोगों को? अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि डेली लाइफ में हमारे लिए प्योर का मतलब क्या होता है। तो तुम देखो, इसने कुछ फोटो वोटो छाप रखे हैं। डेली लाइफ में अगर हम बोला जाए हमसे कि प्योर क्या है, तो तुम लोग डेली लाइफ में प्योर क्या समझते हो? कोई मिलावट ना होना। जैसे कि अगर अपन बात करें अपने घर में जो घी आता है मान लो, तो वो घी प्योर है कि नहीं है हम कैसे पता करेंगे? कि उसमें घी के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। अगर घी के अलावा कुछ नहीं है तो वो हमारी नज़रों में क्या है? प्योर है। इसी तरीके से अगर दूध की बात करी जाए तो दूध हम दूध को प्योर कब मानते हैं? जब वो सीधा भैंस से निकला हो या फिर गाय से, जिसका भी दूध है, उसमें कुछ भी अलग से नहीं मिला है। अगर उसमें पानी मिल गया तो प्योर नहीं रहा। समझ में आई कि नहीं आई? अब ये किसकी बात हो रही है? डेली जीवन की हो रही है, साइंस की तो नहीं हो रही। साइंस में अगर प्योर क्या है वो हम देखने वाले हैं। अब मेरे को एक बात बताओ कि घी प्योर है, ये तुम बोल रहे हो, मान लो मेरे पास जो घी है वो प्योर है, मतलब उसमें घी के अलावा कुछ नहीं है। बट अगर साइंस की बात करें तो क्या घी अपने आप में प्योर है कि नहीं? बोले तो तुमने अभी क्या बोला कि प्योर उसको बोलेंगे जिसमें उस चीज़ के अलावा कुछ नहीं हो। अब अगर हम साइंस की बात करें तो हम किसकी नज़र से देखेंगे? मैटर की नज़र से। और मैटर किससे बना है? पार्टिकल से। तो अब हम किसकी नज़र से देखेंगे? पार्टिकल्स की नज़र से। अब तुम सोच के देखो, क्या घी मैटर है? क्या दूध मैटर है? तो क्या उनके खुद के पार्टिकल्स होंगे? अगर वो मैटर है तो घी में पार्टिकल्स होंगे कि नहीं, और जो अपना दूध है उसमें पार्टिकल्स होंगे कि नहीं? ऐसी दुनिया में जो भी चीज़ है उसमें पार्टिकल्स होंगे कि नहीं होंगे? बोलो हाँ या ना? होंगे। अब हम ये देखेंगे कि वो जो पार्टिकल्स हैं, जैसे घी के जो पार्टिकल्स हैं, अगर घी सच में प्योर है तो उसमें एक ही तरीके के पार्टिकल्स मिलने चाहिए कि अलग अलग तरीके के मिलने चाहिए? एक ही तरीके के मिलने चाहिए। समझ में आ रहा है साइंस क्या सिखाना चाह रही है? हाँ, तो अपन क्या बात करते हैं? हाँ, मैंने तो तुमको बता दिया था कि घी की अगर पार्टिकल्स की बात करें तो अब हम क्या देखेंगे कि अगर वो एक ही तरीके के पार्टिकल से बना है तो वो क्या हो जाएगा? प्योर हो जाएगा। अगर वो एक तरीके के पार्टिकल से नहीं बना है तो वो प्योर नहीं होगा। तो अब तुम सोच के बताओ, क्या घी अगर साइंस की नज़र से देखें, मतलब शुद्ध घी भी है, तो क्या साइंस की नज़र से वो प्योर होगा कि नहीं होगा? आराम से सोच के बताओ। क्योंकि घी के अंदर तुम देखोगे कि घी के अंदर फैट के मॉलिक्यूल भी होंगे, फैट के पार्टिकल्स भी होंगे। किसके और किसके होंगे? प्रोटीन के भी होंगे, ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट्स के भी होंगे। इसी तरीके से जितनी भी हम चीज़ें खाते हैं उसमें ज़्यादातर सब कुछ पाया जाता है। तो वो क्या होंगी फिर? ज़्यादातर प्योर होंगी कि नहीं होंगी? तो ऐसी चीज़ों को अपन क्या बोलेंगे वो अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे अभी। तो तुमको समझ में आ रहा है कि प्योर कैसा होना चाहिए और इम्प्योर, या फिर प्योर अगर नहीं है तो वो कैसा होगा।
तो अब हम देखते हैं कि इस चैप्टर में हम किस तरीके से देखेंगे। तो जितना भी मैटर है दुनिया का, उसको आप दो अलग अलग चीज़ों में बांट सकते हो, या तो वो प्योर होगा या फिर वो प्योर। तो अगर वो प्योर नहीं है तो उसमें मिलावट है, और मिलावट को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? तो या तो वो प्योर है या फिर वो। अब मेरी बात सुनो, प्योर में दो तरीके से होता है। क्या होता है वो मैं समझा रहा हूं, पहले से देख लेते हैं। एक तो होता है एलिमेंट और एक होता है, और मिक्सचर अगर है तो मिक्सचर किस तरीके का है उस हिसाब से हम देखते हैं। एक होता है होमोजीनियस और एक होता है। अब हम इन चीज़ों को, अच्छा इस चैप्टर में हमको इन्हीं चीज़ों के बारे में डिटेल में पढ़ना है। अगर ये समझ में आ जाएंगी तो चैप्टर समझ में आ जाएगा। अब सबसे पहले हम किसकी बात कर लेते हैं? प्योर की बात कर लेते हैं। तो तुमको समझ में आ रहा है कि अगर मैं इन दोनों चीज़ों को प्योर बोल रहा हूँ तो इसका मतलब अगर हम इन चीज़ों को देखेंगे तो इनके अलावा किसी और चीज़ के पार्टिकल, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, जो अपने पास पेंसिल होती है, पेंसिल के अंदर जो नुक होती है जिससे हम लिखते हैं, वो किसकी होती है? ग्रेफाइट की होती है। और ग्रेफाइट एक प्योर चीज है। कैसे प्योर है? क्योंकि ग्रेफाइट बनती है कार्बन से। किससे बनती है? तो अगर आप ग्रेफाइट को देखोगे तो वो किससे बनेगी? कार्बन से। और कार्बन से बनेगी तो ग्रेफाइट के अंदर के जो पार्टिकल्स होंगे वो सिर्फ और सिर्फ किसके मिलेंगे? यानी कि आपको ग्रेफाइट के अंदर के पार्टिकल्स कार्बन के अलावा कुछ भी। तो तुम बताओ कि वो प्योर है कि नहीं है? बिल्कुल प्योर है, क्योंकि उसमें एक ही तरीके का पार्टिकल मिल रहा है। समझ में आई कि नहीं आई? तो ग्रेफाइट क्या है? प्योर है। और कार्बन क्या है? एक एलिमेंट है। अभी हम देखेंगे कि एलिमेंट किसे कहते हैं, कंपाउंड किसे कहते हैं। इसी तरीके से अगर मैं और बात करूं कि जैसे कोई चीज़ है, मान लो वो आयरन की है। आयरन क्या होता है? लोहा। अब तुम देखो कि अगर मैंने पहले ही बोल दिया है कि वो चीज़ किसकी बनी हुई है? आयरन की बनी हुई, तो उसके अंदर तुमको किसके पार्टिकल मिलेंगे? क्या उसके अलावा कुछ मिलेगा? तो आयरन भी अपने आप में क्या हो गया? एक। अब तुम ये बताओ कि ग्रेफाइट के अंदर के जो पार्टिकल मिले थे और आयरन के अंदर के जो पार्टिकल तुमको मिलेंगे, क्या वो आइडेंटिकल मतलब एक दूसरे के जैसे होंगे या अलग अलग होंगे? अलग अलग होंगे, क्योंकि कार्बन का पार्टिकल कार्बन का है और आयरन का पार्टिकल आयरन का है। तो उनमें कुछ अंतर होगा, तभी तो उनको हम अलग अलग बोल रहे हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो तुम देखो कि जो पार्टिकल्स होते हैं, मैंने तुमको पहले चैप्टर में भी बताया था, और अपन तीसरे चैप्टर में क्या पढ़ेंगे कि मैटर किससे बना है? पार्टिकल से। और पार्टिकल अपने आप में क्या है? एटम्स और तो तुम एक बात याद रखना कि ये जो एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं एटम्स, और ये जो कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं? अब एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या है वो सुन लो। तो एटम तो क्या हो गया? किसी भी चीज का पार्टिकल अगर है तो वो क्या कहलाएगा? उसका एटम कहलाएगा। अब मॉलिक्यूल क्या है वो सुन लो। जैसे कि पानी की बात करता हूँ, पानी एक कंपाउंड है। नमक की बात करता हूँ, नमक क्या एक कंपाउंड है। इसी तरीके से दुनिया में हजारों कंपाउंड है, लाखों कंपाउंड है। अब हम देखते हैं कि कंपाउंड जो होता है वो एलिमेंट से अलग कैसे होता है। जैसे कि तुम सबको पता है कि पानी क्या होता है? H2। अब तुम बताओ, अगर आप पानी को देखने बैठोगे, पानी के पार्टिकल्स को देखने बैठोगे, तो क्या आपको एक ही तरीके का पार्टिकल मिलेगा या दो अलग अलग देखने मिलेंगे? दो अलग अलग देखने मिलेंगे। बट क्या इनके अलावा कुछ देखने मिलेगा? और एक और बात यह है कि ये हमेशा आपको एक इकट्ठे मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हाइड्रोजन अलग डोलते दिख रहा है, ऑक्सीजन अलग डोलते दिख रहा है। वो दोनों कैसे होंगे? कंबाइन होंगे, एक साथ होंगे, कंबाइन होंगे। तो अब हम जैसे कि अगर मान लो हाइड्रोजन अकेला घूम रहा है तो हमने उसको एक पार्टिकल मान लिया। अब ये साथ में घूम रहे हैं तो हमने इसको एक पार्टिकल मान लिया। अब जब आप पानी को देखोगे तो आपको इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। तो अब बताओ, पानी अगर एक ही तरीके के पार्टिकल से मिल रहा है, बस पार्टिकल इस बार क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स है, तो पानी प्योर हुआ कि नहीं हुआ? इसी तरीके से अगर मैं बात करूं सॉल्ट की, तो जो अपन डेली लाइफ में सॉल्ट खाते हैं या इस्तेमाल करते हैं उसको बोला जाता है NaCl। अब तुम देख रहे हो कि NaCl में आपको दो तरीके के पार्टिकल मिले, एक तो Na का और एक Cl का, पर वो हमेशा एक दूसरे के साथ इकट्ठे। इसी तरीके से किसकी बात करते हैं? ग्लूकोज की। तो ग्लूकोज तुम देखो कितना बड़ा पार्टिकल है उसका, C6H12, और कितने सारे पार्टिकल हैं, कितने सारे एटम्स हैं?
6 कार्बन के, 6 ऑक्सीजन के, 6 और 6 12 और 12 हाइड्रोजन के, यानी कि टोटल कितने हैं। पर फिर भी ग्लूकोज अपने आप में क्या है, क्योंकि ये 24 हमेशा एक साथ इकट्ठे मिलते हैं। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। तो तुम बताओ प्योर किसको कहेंगे। अगर सिर्फ और सिर्फ एटम्स हैं तब भी प्योर है, सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूल है तब भी प्योर है। फिर मिक्सचर किसे कहेंगे, आराम से सोच के बताओ। अगर तुमको प्योर समझ में आ रहा है तो तुमको मिक्सचर भी समझ में आ जाएगा। आराम से सोच के बताओ मिक्सचर किसे कहेंगे। जब अलग अलग तरीके के पार्टिकल्स हमको देखने मिलेंगे और वो आपस में कनेक्टेड भी नहीं रहेंगे, कोई कहीं डोल रहा है कोई कहीं डोल रहा है, तो वो क्या हो गया, मिक्सचर हो गया। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। यहाँ पे तुम देख रहे हो कि एक ही तरीके का पार्टिकल देखने मिल रहा है, और अगर एक की जगह 2 भी मिल रहे हैं तो वो हमेशा एक साथ मिल रहे हैं। पर मिक्सचर में ऐसा, तो तुम देखो मिक्सचर अपन डेली लाइफ में कितने, जो हम घर में दाल खा रहे हैं तो वो क्या है, मिक्सचर है। अगर हम शरबत पी रहे हैं तो वो क्या है। इसी तरीके से मिक्सचर के कितने एग्जाम्पल हो सकते हैं। शहद, अगर शहद तुम पानी में डाल के पी रहे हो मिक्सचर है, तुमने पानी में नींबू डाल दिया वो भी मिक्सचर है। बेटा पानी तो नहीं आ रहा मुंह में, शहद भेद के नाम पे समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत लग रही है। तो मिक्सचर क्या है, जब 2 या फिर 2 से अधिक प्योर चीजें। अच्छा मिक्सचर बनेगा किससे, प्योर चीजों से ही तो बनेगा। मिक्सचर किससे बनेगा, क्योंकि आप अगर बोलते हो फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं शक्कर और पानी का मिक्सचर, तो उसमें आपको पानी के पार्टिकल्स भी दिखेंगे और शक्कर के भी दिखेंगे। समझ में आ रही है कि नहीं। तो वो क्या हो गया, 2 प्योर चीज़ों से ही तो बना है। इसी तरीके से अगर दाल की बात करें तो दाल में हमको पानी मिलेगा, मिर्च मसाले मिलेंगे और दाल जो डालना है वो भी मिलेगी। तो कितनी अलग अलग चीज़ों से बना है वो, पर वो सब आपस में कैसी हैं, अपने आप में कैसी हैं, प्योर। समझ में आ रहा है तुमको। तो मिक्सचर की कहानी क्या है वो समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत लग रही है। अब आप बात कर रहे हो कि मिक्सचर भी आपने बता दिया 2 तरीके के होते हैं, तो वो 2 तरीके के कौन से होते हैं हमको समझना पड़ेगा। बोलो आया ना। मिक्सचर क्या है वो सबको समझ में आ रहा है, प्योर कैसे कह रहे हैं वो सबको समझ में आ रहा है। अब हम देखते हैं कि मिक्सचर कितने तरीके के होते हैं। तो एक बात बताओ कि अगर हमने पानी में शक्कर मिलाई और घोल दी, ठीक है, तो वो एक मिक्सचर हुआ कि नहीं हुआ। और हमने पानी में रेत मिलाई, मिला सकते हैं ना, पानी में रेत मिलाई और घोल दी, तो वो भी एक, पर दोनों में कुछ ना कुछ अंतर रहेगा। क्या अंतर रहेगा तुम सोचो। शक्कर घुल जाएगी और रेत, चलो ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ कि शक्कर जो घुली तो क्या ऊपर अलग और नीचे अलग घुलेगी या पूरे में बराबर घुलेगी। समझ में आ रही है। और जो रेत है, मान लो रेत को हमने बस मिला के छोड़ दिया है, मतलब ज़्यादा देर तक नहीं रखा, क्योंकि ज़्यादा देर तक रखेंगे तो वो नीचे आ जाएगी, तो फिर तो अलग अलग ही हो गया, पानी ऊपर रह जाएगा रेत नीचे रह जाएगी। मान लो कि जब रेत उसमें मिला रहे हैं तब वो पूरे में होगी कि नहीं। तो तुम ये सोच के बताओ कि रेत पूरे में बराबर से फैलेगी या फिर कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम। कहीं पे ज़्यादा। जब हम चावल में मान लो नमक डाल रहे हैं तो वो भी एक मिक्सचर हो गया कि नहीं हो गया। तो कितनी बार ऐसा होता है कि किसी गस्से में तो किसी कौर में तो ज़्यादा नमक आ गया, किसी में कम आ गया। ऐसे नमक डाल लो या मिर्ची डाल लो एक ही बात है। तो वो कैसा मिक्सचर है, अलग है कि नहीं है, क्यों है अलग, अब वो हम देखते हैं। तो याद करो होमो में मैंने तुमको क्या बताया था, होमो मतलब समान। होमो शब्द कहाँ पे आ चुका है, कहाँ पे आ चुका है, नहीं आया अभी तक होमो शब्द। चलो ठीक, होमो, होमो का मतलब बता दो। होमो का मतलब होता है समान, बिल्कुल एक जैसा, ठीक है। आप कह सकते हो यूनिफॉर्म मान लो, ठीक है। तो होमोजीनियस वाला कौन सा होना चाहिए, पानी और शक्कर का या पानी और रेत का। समझ में आ रही है कि नहीं। और हेट्रोजीनियस फिर क्या होगा, पानी और, जीनियस का मतलब किससे बना हुआ है। जीनियस का एग्जैक्ट मतलब मैं से देख के आया था, मेरे को याद नहीं है, पर जीनियस का जो मतलब है वो यही है कि वो किससे बना हुआ है, जहाँ तक मुझे याद है। तो बाकी अपन और देख लेंगे। तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर कौन सा होने वाला है, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, कोई दिक्कत है। तो इनके एग्जाम्पल भी हम लिख सकते हैं कि पानी और शक्कर का हो गया, पानी और रेत का हो गया। तुम 50 एग्जाम्पल लिख सकते हो। चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं समझ में आ रहा है। अब तुम बोलोगे कि आपने चैप्टर के बारे में इतना सारा बता दिया, इसमें केमिकल की तो प्रॉपर्टीज़ की तो बात अभी तक हुई नहीं। तो तुम देखो इस चैप्टर में हम मिक्सचर को अलग करना भी सीखेंगे, क्योंकि अगर कोई चीज़ मिक्सचर से बनी है
तो मिक्सचर क्या है, दो अलग अलग प्योर सब्सटेंस से बना हुआ है, 2 या 3, तो क्या हम उनको अलग अलग कर सकते हैं? जैसे तुमने देखा होगा कि हम समुद्र में से नमक निकालते हैं, तो क्या किया आपने, पानी में से नमक निकाला तो आपने मिक्सचर को अलग अलग ही तो कर दिया। इसी तरीके से तुमने देखा होगा कि हम लस्सी बनाते हैं दही से, तो क्या कर रहे हो आप, लस्सी जब बना रहे हो तो दही में से कुछ एक चीज अलग कर रहे हो और उसी से क्या बनना है, लस्सी बन रही है। लस्सी तुमने देखा होगा ना इस तरीके से ऐसे कर करके, तो वो मिक्सचर में से तो निकाली जा रही है, अपन पढ़ेंगे उसके बारे में। तो तुम देखो, सबसे पहले तो हमको इस चैप्टर में ये सब तो एंड का है, ये वाला पहले पढ़ना पड़ेगा। तो होमोजीनियस हेट्रोजीनियस पढ़ेंगे, उसके बाद तुम देखो, हाँ ये पेज नंबर 20 पे देखो, पेज नंबर 20 पे देखो, यहां से तुम्हारी केमिकल प्रॉपर्टीज का ढंग से इस्तेमाल आएगा। पेज नंबर 20 पे देखो, हेडिंग क्या लिखी है, कि आप उनको किस तरीके से अलग करोगे। अब एक इंपॉर्टेंट चीज सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर की मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। जैसे कि अगर मैं एटम्स की बात करूं तो वो प्योर है। अब एटम्स तो अपने आप में एक पार्टिकल है, अब मैं एक पार्टिकल को तो आप अलग कर नहीं रहे, एक पार्टिकल को अलग करके कुछ मिलने नहीं वाला। अगर मैं कंपाउंड की बात करूं तो कंपाउंड जैसे कि तुमको मिला H2O, अब H2O जो है वो दो अलग अलग चीजों से बना है, एक H से और हाइड्रोजन से। और अब मेरी बात सुनना, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर का, कि आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अगर चाहो तो अलग कर सकते हो क्या, इस बात का जवाब दो, गलत दो सही दो वो छोड़ो, बस तुम सवाल समझो क्या, कि हम हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को पानी में से चाह के अलग कर सकते हैं क्या? तो इसका जवाब है हाँ, इसका जवाब है। अब अच्छा, ये तो अकेला ही है तो इसको तो क्या ही अलग करोगे, ये तो बेचारा अकेला ही है, समझ में आई। अब इसको अलग कर सकते हैं, और यहाँ पे जो मिक्सचर है क्या उसको अलग कर सकते हैं? क्या पानी में से शक्कर अलग हो सकती है? हो सकती है, उसके लिए कुछ तरीके होते हैं, वो हम सीखेंगे। अब मेरी बात सुनो, अब यहाँ से तुम एक चीज समझो कि दो चीजों को अलग करने के दो अलग अलग तरीके होते हैं, एक होता है केमिकल, एक होता है फिजिकल। अब तुम सोचो कि केमिकल अगर है तो केमिकल में किस तरीके का प्रोसेस होना चाहिए, और फिजिकल अगर है तो उसमें किस तरीके का प्रोसेस होना चाहिए। केमिकल में तुम देखोगे कि कुछ ना कुछ रिएक्शन वगैरह का काम आएगा, तभी तो केमिकल बदलाव आएगा। केमिकल बदलाव क्या होता है वो अपन चैप्टर में पढ़ेंगे। और फिजिकल में तुम देखोगे कि हमको कोई रिएक्शन वगैरह की जरूरत नहीं है। जैसे कि समुद्र में से नमक निकालते हैं तो क्या करते हैं, उस समुद्र के पानी को एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं, पानी पानी उड़ जाता है और नमक नमक। अब यहाँ पे कोई रिएक्शन हुई है क्या? कोई रिएक्शन नहीं हुई। कोई पता है कैसे पड़ेगा रिएक्शन हुई है कि नहीं? तो जब तक कोई नई चीज देखने नहीं मिले, कोई नया सब्सटेंस देखने नहीं मिले, तब तक कोई रिएक्शन नहीं हुई है। तुम देखो कि जब हमने समुद्र का पानी इकट्ठा किया था, उसके अंदर पानी अलग था, नमक अलग था, हमने क्या कर लिया, बस पानी को अलग कर लिया, नमक को अलग कर लिया, पानी उड़ गया, नमक रह गया। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ये फिजिकल है, जिसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनेगा, जिसमें कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है, वो कैसा होगा? फिजिकल होगा। याद करो हमने सब्लिमेशन पढ़ा था, तो सब्लिमेशन में हमने क्या देखा था? स्टेट चेंज हो रही है, कोई नया सब्सटेंस तो नहीं बनना, बर्फ पिघल के पानी हो गई है तो अभी भी H2O और अभी भी H2O, कोई नई चीज तो नहीं बन गई। तो ऐसी चीजों को क्या बोला जाता है? फिजिकल चेंज। तो मेरी बात सुनो, अब तुमको अगर इसको अलग करना है तो फिजिकल चेंज से ये अलग नहीं हो सकता। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने पानी को रख दिया तो पानी में से H अलग उड़ गया, O अलग उड़ गया, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपको पानी को अलग करना है तो आपको क्या करना पड़ेगी? केमिकल रिएक्शन करनी पड़ेगी, केमिकल चेंज करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप इनको भी अलग कर सकते हो, बट वो केमिकल प्रोसेस होंगे। क्या होंगे वो? और ये क्योंकि आपस में क्या है, एक दूसरे से जुड़े थोड़ी ना, ये तो बस आपस में मिक्स है, तो इनको आप फिजिकल प्रोसेस से अलग कर सकते हो। और यही हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि वो कौन कौन से फिजिकल प्रोसेस हैं। वो छह फिजिकल प्रोसेस हैं जो कि हमको इस चैप्टर में पढ़ने हैं। एक बार पेज पलट के देख लो वो 6 कौन कौन से हैं। देखो ये 6 कौन कौन से हैं, मैं तुमको बता देता हूँ। देखो एक तो इवेपोरेशन है, पेज नंबर 19 पे देखो, पेज नंबर 19 पे देखो। एक तो क्या है? इवेपोरेशन। दिख रहा है तुमको? अच्छा हेडिंग पढ़ो पेज नंबर 19 पे क्या लिखी है? सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ दी। इस चैप्टर में हमको अलग करना ही सीखना है, समझ में आई? तो सेपरेटिंग द, तो एक तो इवेपोरेशन हो गया। दूसरा वाला अच्छा इवेपोरेशन में
क्या होगा वो तो तुमको पता ही है कि एक चीज़ उड़ जाएगी और एक रखी रह जाएगी। उसके बाद तुम देख रहे हो कि हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क, तो क्रीम फ्रॉम मिल्क का एक अलग तरीका है, और ब्लैक इंक वाला भी पढ़ेंगे। हाँ, अब तुम देखो अगले में, तुम देखो मिसिबल, इमिसिबल और मिसिबल क्या होता है। मिसिबल जो आपस में घुले हुए हैं और इमिसिबल जो आपस में घुले। तो अब जैसे कि तुम देख रहे हो, मान लो अपने पास पानी और तेल है, तो क्या वो मिसिबल होगा कि इमिसिबल? अब तुम बताओ, अगर दो इमिसिबल लिक्विड है अपने पास, उनको अलग करना कितना आसान है? बहुत आसान है। अगर वो मिल नहीं रहे हैं तो एक लेयर बीच में डाल दो, एक ढक्कन लगा, मतलब एक सरफेस लगा दो बीच में, ऊपर वाला अलग हो जाएगा, नीचे वाला अलग हो जाएगा, उसको अलग से निकाल लो। जैसे मेरे पास मान लो इस बोतल में आधे में पानी और आधे में तेल है, कौन ऊपर रहेगा? तेल ऊपर रहेगा, पानी नीचे रहेगा। तो मैंने मान लो इस बोतल के बीच में कुछ मान लो ढक्कन वगैरह फंसा दिया, इस तरीके से प्लेट फंसा दी और इसको उल्टा कर लिया, तो कौन निकल आएगा? तेल तेल निकल आएगा, पानी पानी रह जाएगा। तो इस तरीके से सिंपल से अलग कर सकते हैं। अब मान लो कि अगर दो आपस में कैसे हैं, घुले हुए हैं, अगर वो घुले हुए हैं तो फिर तो हमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो तुम देखो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये वाला, हाँ, डिस्टिलेशन का प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं। ये वाला अपन पढ़ेंगे अच्छे से, डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, दो टॉपिक इसमें बड़े इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद, हाँ, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, फिर इसके बाद हम इस चैप्टर में से क्या देखेंगे कि गैस में से अलग अलग गैस कैसे निकाली जाती है। गैस क्या है? मिक्सचर ऑफ एयर, क्या है? एयर, सॉरी, एयर में से अलग अलग गैस कैसे? एयर के अंदर कितनी सारी गैस है? बहुत सारी है। ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है। तुम देखो हमारे हॉस्पिटल्स में जो हमारे ऑक्सीजन लगती है, तो वो ऑक्सीजन गैस है ना, वो कहाँ से आई होगी? हवा में से तो हमने निकाली है। तो वो कैसे निकाली है वो हम इस चैप्टर में देखने वाले। तुम देखो सबके बॉइलिंग पॉइंट दे रखे हैं, तो इसका इस्तेमाल करके हम निकालेंगे। फिर हम देखेंगे कि, हाँ, फिर हम देखेंगे पानी का प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस, तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और एंड में, सबसे एंड में इन्होंने बताया कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं, वो हम एंड में देख लेंगे। बाकी तो तुम लोगों में से किस किस ने पीरियोडिक टेबल देखी है? पीरियोडिक टेबल नहीं देखी? मैं दिखा रहा हूँ, देखिए इसमें क्या है, दुनिया के क्या है, दुनिया के सारे एलिमेंट्स इस टेबल में हैं, दुनिया के सारे एलिमेंट्स इस टेबल में। अब तुम सोचो कि इतनी बड़ी दुनिया है और वो मात्र इन सब चीज़ों से मिलके बनी है। इतनी बड़ी दुनिया है, मतलब टोटल अगर गिनती करोगे तो आज के ज़माने में करीब करीब 117 एलिमेंट है। हाँ, वो एक बढ़ते रहते हैं, कम होते रहते हैं, नेचुरल एलिमेंट अलग होते हैं। हाँ, तो इस दुनिया में टोटल तुम अगर गिनने बैठोगे तो करीब करीब 117 है। अब ये कह रही है तो 118 होंगे, मुझे गलत याद हो सकता है, पर ठीक है, चलो 118 मान लो, 117 मान लो। वो सब कैसे हैं आपस में, अपने आप में प्योर है। और तुम देखो कि मात्र 117 एलिमेंट से ये पूरी दुनिया बन रही है। समझ में आई कि नहीं? तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि नहीं? सोच के देखो, क्योंकि दुनिया में तो कितने अलग अलग तरीके के मटेरियल हैं। तो दुनिया में तुमको ज़्यादातर मटेरियल कैसे फॉर्म में मिलेंगे? मिक्सचर फॉर्म में या फिर प्योर फॉर्म में? मिक्सचर फॉर्म में ही ज़्यादातर मिलते हैं। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से अपन इस चैप्टर को पढ़ेंगे। सर, इस टेबल में सारे 118 एलिमेंट्स हैं। हाँ, मतलब कंपाउंड पीरियोडिक टेबल में आपको एक भी कंपाउंड नहीं मिलेगा, क्योंकि कंपाउंड क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ अलग अलग एटम्स। तो एटम्स क्या होते हैं? पार्टिकल्स। चलो, तो अब फटाफट से क्या करेंगे अपन, ये पहला पैराग्राफ पढ़ लेंगे। कोई दिक्कत लग रही हो तो बताओ। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने मिला है और आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप कुछ बात करना चाहते हैं या फिर आपके कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आ रही होगी। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।